हेलो गाइस, वेलकम टू दिस कोर्स। ये जावास्क्रिप्ट का एरे का क्रैश कोर्स है जिसके अंदर हम एरे के बहुत पॉपुलर मेथड्स को देखने वाले हैं जो यूजली इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दीज मेथड्स। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एरे के फंक्शंस के बारे में। एज वी नो कि जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे का पर्पस ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करना। तो जावास्क्रिप्ट में एरे डिक्लेयर करने के लिए वी सिंपली राइट वेर एरे और स्क्वायर ब्रैकेट करके हम यहां पर वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, लाइक इन दिस वे 10, 20, 30, 40, 50। तो इसका मतलब एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज विल बी स्टोर इन दिस एरे। तो एरे डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट। हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, दैट्स इट। इतना करने से हमारे पास क्या होता है, एरे मेरे पास डिक्लेयर हो जाता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, एरे डिक्लेयर हुआ। फिर ये जो हमारे पास गए, दीज आर द एलिमेंट्स इन एन एरे, और ये एरे के 0th इंडेक्स पे आता है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे एंड सो ऑन, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड पे एंड फोर्थ इंडेक्स पे। इस तरीके से हमारे पास एरे डिक्लेयर हो जाता है। जैसे हमारे पास एरे डिक्लेयर होता है, जैसे हम यहां करके देखते हैं वेर ARR, और यहां पर मैंने एलिमेंट्स डाल दिए इस एरे के अंदर। तो दीज आर माय एलिमेंट्स इन एन एरे। अब अगर हम यहां से चेक करें तो टाइप ऑफ एरे इज सेइंग आई एम एन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब एरे जो है वो इंटरनली क्या है, इट इज एन ऑब्जेक्ट। वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट किस टाइप से बिलोंग करता है, दैट इज एन आंसर बाय एरे इंस्टेंस ऑफ एरे। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो एरे ऑब्जेक्ट है और वो निकला किसमें से, एरे में से। तो ये जो कैपिटल वाला एरे है जो हमें यहां पर दिख रहा है, अगर हम इसे चेक करने जाएं तो इट इज सेइंग आई एम अ फंक्शन। तो इसने बताया कि टाइप ऑफ दिस एरे इज अ फंक्शन, यानी कि फंक्शन के थ्रू ही हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जो हम लोगों ने यहां पर क्रिएट किया है। नाउ बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होने की वजह से उसके बाद दो चीजें, वो हमारा डेटा भी रख सकता है, जो 10, 20, 30, 40, 50 दिख रहा है, दैट्स अ डेटा, प्लस इसके पास मेथड्स भी हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ एन एरे, कि हमारे पास एरे के मेथड्स क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां से लिखता हूं आई एम राइटिंग हियर एरे डॉट पुश, तो वो क्या करता है, जैसे मैंने ऐसे लिखा एरे डॉट पुश, तो इसका मतलब एलिमेंट क्या होगा, लास्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने 10 को ऐड किया तो हम देख पाएंगे कि एरे के लास्ट में मेरे पास एक 10 ऐड हो गया है, राइट। लेकिन अगर मैं लिखता हूं एरे डॉट पॉप, तो अगर मैंने पॉप लिखा तो पॉप लास्ट में से एलिमेंट को डिलीट कर देगा, यानी कि लास्ट वाला 10 डिलीट हो जाएगा, एंड वी आर एबल टू सी दिस। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे हम पुश लिख रहे हैं, इट विल ऑलवेज एड एट एंड, हमेशा लास्ट में दिखेगा। और जो 6 आ रहा है ना, इट इज द लेंथ ऑफ एन एरे, कि पहले 5 एलिमेंट थे, अब कितने हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। अब इसी तरीके से जब मैं एरे और पॉप कर रहा हूं तो लास्ट एलिमेंट ही डिलीट हो जाता है। तो पुश और पॉप हमें समझ में आते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है एरे डॉट शिफ्ट। अगर हम एरे डॉट शिफ्ट मेथड यूज करते हैं तो वो शुरू में से एलिमेंट को डिलीट कर देता है, स्टार्टिंग में से डिलीट कर देता है। तो अगर आप एरे को देखोगे, नाउ यू हैव 4 एलिमेंट्स। लेकिन अगर आप एरे डॉट अनशिफ्ट यूज करते हो और इसके अंदर कोई एलिमेंट डालते हो तो स्टार्टिंग में ऐड हो जाता है, राइट। तो हमें यह समझ में आया कि जब हम एरे में पुश मेथड यूज करते हैं तो पुश से, है ना, इंसर्ट एट एंड, यानी कि हम कहां पर ऐड कर रहे हैं, लास्ट में। और अगर हम अनशिफ्ट यूज कर रहे हैं, इट मींस वी आर इंसर्ट एट बिगिनिंग कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर हम पॉप यूज कर रहे हैं तो डिलीट एट एंड कर रहे हैं। और जब हम शिफ्ट यूज कर रहे हैं तो डिलीट इन बिगिनिंग कर रहे हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखो तो इसके थ्रू हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टैग एंड क्यू वाले फंडे भी, क्योंकि जब हम स्टैक की बात करते हैं तो स्टैग में देखो हमारे पास जो एलिमेंट ऐड होते हैं वो हमेशा लास्ट में दिखते हैं, ऐसे कि हर बार ऐड करें, जब भी पुश कर रहे हैं तो हमेशा कहां ऐड हो रहे हैं, लास्ट में ऐड होते जाएंगे। जब पॉप करेंगे तो लास्ट में से ही डिलीट भी होते जाएंगे। इसका मतलब इन दो को मिलाकर, सॉरी, पुश और पॉप को मिलाकर, बात करो पुश और पॉप को मिला के मैं स्टैग इंप्लीमेंटेशन करके आ सकता हूं। जब हम क्यू की बात करते हैं तो अगर मैंने क्यू में कोई एलिमेंट डाला, 10 डाला, फिर सपोज मैंने 20 डाला, फिर मैंने 30 डाला, तो जब जब मैं एलिमेंट ऐड करता हुआ जा रहा हूं, जैसे मैं एलिमेंट ऐड करूंगा तो वहां पर, क्योंकि जब हम स्टैक की बात करते हैं, स्टैक हमेशा बोलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में आएगा वही पहले जाएगा। जबकि इसके अंदर होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट तो पुश से हम लास्ट में करते जाएंगे, लेकिन जब डिलीट करने की बात करेंगे तो डिलीट करते हम अनशिफ्ट लगा देंगे। तो शुरू वाला एलिमेंट पहले डिलीट होगा, फिर ये डिलीट होगा, फिर ये।
तो इसी के थ्रू वी आर एबल टू इंप्लीमेंट स्टैग एंड क्यू। तो अब मेरे पास इंसर्शन इन मिडल है, क्योंकि हमने शुरू में ऐड करके देख लिया, तो हम यूज कर लेते हैं अनशिफ्ट, इंसर्टेड बिगिनिंग करते हैं, लास्ट में ऐड कर रहा, पॉप से कर लिया। तो बट वी वांट कि हम इसे मिडल में कैसे ऐड करके आ सकते हैं। तो ऐसा कोई अपफ्रंट मेथड है नहीं ऐसा। अगर हमें कुछ ऐसा करना है तो एरे के पास एक मेथड है विच वी यूज ए शिफ्ट मेथड। तो हम यहां पर यूज करते हैं नॉट शिफ्ट, वी आर सेइंग स्प्लाइस, सॉरी, है ना, स्प्लाइस मेथड। हम स्प्लाइस यूज करते हैं। स्प्लाइस से हम क्या कर सकते हैं, हम डिलीशन भी कर सकते हैं, इंसर्शन भी कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं इसकी डिलीशन से। अगर मैं इसका स्टार्टिंग इंडेक्स दे देता हूं, इस तरीके से 1 दे देता हूं, तो स्प्लाइस कहता है कि सपोज अगर आपके पास एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50 और यहां पर मेरे पास इसके इंडेक्सेस है, दीज आर इंडेक्सेस, और मैं यहां से बोलता हूं कि मेरे को फर्स्ट इंडेक्स है, दिस इज माय फर्स्ट इंडेक्स, ये मैं लिखा स्प्लाइस में। तो क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स से उठाएगा और डिलीट करता हो जाएगा लास्ट तक। तो लास्ट इंडेक्स तक वो डिलीट करता हो जाएगा एलिमेंट्स को। तो अगर हम इसे ट्राई करें इस बात को, तो लेट्स से इफ आई डू स्प्लाइस एंड एंटर, तो आपको दिखेगा 20, 30, 40, 50 सब डिलीट हो गए। तो बचा क्या आपके पास एरे में, सिर्फ एक एलिमेंट विच इज कॉल्ड 333 इन दिस केस, क्योंकि हमारे पास 333, 20, 30, 40, 50 और हमने लिखा 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है, 20, और 20 से लेकर लास्ट तक उसने क्या किया, सारे एलिमेंट्स डिलीट कर दिए इन दिस वे, राइट। तो हमें समझ में आता है स्प्लाइस कैसे काम कर रहा है। लेकिन अगर मेरे को कुछ ही एलिमेंट डिलीट करने हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट डिलीट करना हो या 2 एलिमेंट डिलीट करने हो, तो एक काम करते हैं, एरे में क्विकली यहां पर कुछ एलिमेंट्स रख लेते हैं। तो आई हैव सम क्विकर एलिमेंट्स। अब मैं यहां लिखता हूं एरे डॉट स्प्लाइस, यहां लिखता हूं 1, 1, ऐसा स्पेसिफाई करता हूं सिर्फ 1, 1। तो पहला जो आर्गुमेंट था ना 1 लिखना, ये तो कंपलसरी था, तो इट इज अ कंपलसरी आर्गुमेंट टू राइट। लेकिन ये वाला आर्गुमेंट है सेकंड, ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है लिखना। तो लेकिन हमने इस बार ऐसा लिखा है। तो इट मीन्स अगर मेरे पास एरे में एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50 और ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो जो पहला स्प्लाइस में जैसे हम लिखते हैं एरे डॉट स्प्लाइस और यहां लिखते हैं 1 का यहां मतलब है इंडेक्स। तो हमने बताया किस इंडेक्स से स्टार्ट करें, यानी कि यहां से स्टार्ट करेगा। फिर उसके बाद जो दूसरा आर्गुमेंट है ना, दिस इज कॉल्ड काउंट, मतलब कितने डिलीट करने हैं आपको एलिमेंट्स। तो मैंने यहां लिखा 1 ही। इसका मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जाए और एक ही एलिमेंट डिलीट कर दे तो इस एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो आपको रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचेंगे, 10, 30, 40, 50, ये एलिमेंट्स आपको देखने शुरू हो जाएंगे। तो हमने इंडेक्स ही बताया और साथ में क्या बताया, इसका काउंट ही बताया। तो इसका मतलब यहां 1 लिख रहे हैं तो एक ही एलिमेंट डिलीट होने वाला है। तो अगर हम इसे ट्राई करके देखें, इसे रन करके देखें, तो वी आर एबल टू सी इट इज शोइंग 20 गेट डिलीटेड। अब अगर आप एरे को देखोगे तो 20 आपके पास डिलीट हो चुका है, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास बचे बाय यूजिंग अ मेथड कॉल्ड स्प्लाइस। वो हमने स्प्लाइस से यहां पर करके देख लिया। अच्छा, अगर मैं यहां पर स्प्लाइस पे ही इफ आई एम स्पेसिफाइंग 1, 2, तो इसका मतलब ये है कि अब जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं उसके फर्स्ट इंडेक्स से अगर हम यहां से देखें तो दिस इज 0th, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो मैंने बोला फर्स्ट इंडेक्स से, दिस इज द इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स से 2 एलिमेंट डिलीट कर दे तो 30 और 40 इन दोनों को डिलीट कर देगा एंड रिमेनिंग एलिमेंट इज बिकम 10 एंड 50। तो ये हमें समझ में आता है कि हम इसके थ्रू मिडल में से भी डिलीट करके आ सकते हैं। तो हम पुश से लास्ट में से डिलीट करके आ सकते थे, शिफ्ट से शुरू में से डिलीट करके आ सकते थे, और स्प्लाइस से हम मिडल में से भी एलिमेंट को डिलीट करके आ सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मेरे को एरे में स्प्लाइस के थ्रू ही इंसर्शन भी करके आनी है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं यहां लिख सकता हूं, जैसे मैं एरे को रीफॉर्म कर देता हूं 10, 20, 30, 40, 50 का एरे। अब मैं सपोज मिडल में इंसर्शन करना चाहता हूं तो आई विल राइट एरे डॉट स्प्लाइस फर्स्ट इंडेक्स। मैं फर्स्ट इंडेक्स में पहुंचता हूं। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क पे लिखा है डिलीट काउंट, कि मैं कितने एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूं। मैंने इस बार लिखा 0, एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना चाहता। और फर्स्ट इंडेक्स पे आई वांट टू स्टोर 90। तो इट मींस अगर हम इसे देखें तो हमारे पास ये एरे, तो आवर एरे कंटेन, उसके पास कंटेन है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, दिस इज द एलिमेंट्स, ये इंडेक्सेस है। और मैंने इस बार लिखा फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा 0 का मतलब कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करके आएगा और उस जगह 90 डाल के आएगा। तो आइडियली इट इज बिकम 10 और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 90, तो 20 शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो नाउ इट इज ऑन सेकंड इंडेक्स, 30 उसके नेक्स्ट पे, 40 उसके नेक्स्ट पे, 50 इसके नेक्स्ट पे, एंड थ्रू दिस वे वी आर एबल टू इंसर्ट द एलिमेंट। हम इंसर्ट करके आ पाएंगे एलिमेंट को बाय यूजिंग अ थिंग कॉल्ड स्प्लाइस। तो अगर इसे देखें
तो आपको दिखता है कोई एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ, इसलिए एम्प्टी दिखा एंड नाउ वी हैव दिस इंसर्शन। ठीक है, हमने इंसर्ट करके दिखा दिया। लेकिन अगर हम स्प्लाइस पे ही 90 के साथ, मान लो मैं 90 के हटाकर यहां लिखता हूं 100, 200, 300, 400, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो हमें ऐसा दिख रहा है कि हमने बेसिकली क्या किया, हम फर्स्ट इंडेक्स पे तो गए और वहां जीरो डिलीशन की बात करी, और फिर देखो यहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स लिख दिए, एक नहीं लिखा, एन लिख दिए। इसका मतलब तीसरा आर्गुमेंट है ना, रेस्ट आर्गुमेंट है, इसका मतलब मैं इसके अंदर एन पैरामीटर पास कर सकता हूं। अगर मैं इसे चलाता हूं, क्या ये इंसर्ट करके आएगा? देखो अगर हमने ऐसा किया तो उसने क्या किया, 100, 200, 300, 400 तक शिफ्ट करता गया, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स इसने क्या कर दिया, उस जगह इंसर्ट कर दिया। फिर लिखा हमने 90, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50 एलिमेंट्स उसके बाद शिफ्ट हो गए। तो इट मीन्स जैसे हम लोगों ने ये लिखा था 1, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे गया, फर्स्ट इंडेक्स ये था इस टाइम पे, राइट, 90 था, और 0 मतलब कोई एलिमेंट डिलीट नहीं करना। उस जगह किसको डाला उसने, 100 को, फिर उसके आगे किसको डाल दिया, 200 को। इसका मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, सेकंड इंडेक्स पे आ गया, थर्ड पे आ गया, फोर्थ पे आ गया। जबकि ये 90 सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स पे था, तो वो जाकर कहां शिफ्ट हो गया, फिफ्थ इंडेक्स पे। तो इसका मतलब अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स भी इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल, हम सिंगल भी कर सकते हैं और मल्टीपल एलिमेंट्स भी इंसर्ट करके आ सकते हैं। तो अब इसी स्प्लाइस को यूज करके इस बार हम करते हैं रिप्लेस, यानी कि हम इसी के थ्रू रिप्लेस भी करके आ सकते हैं। इसका मतलब एरे में कोई रिप्लेस नाम का मेथड नहीं है। तो अगर मुझको रिप्लेस क्रिएट करना है तो आई विल डू इट स्प्लाइस, स्प्लाइस ही लिखते हैं, फर्स्ट इंडेक्स लिखते हैं, और उसमें उसके बाद में लिखता हूं फर्स्ट इंडेक्स पे से दो एलिमेंट्स, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, दो को हटाओ और उसकी जगह इस एलिमेंट को डालकर आओ, राइट। तो इट मींस यहां पर अगर मेरे पास एलिमेंट है, जैसे कि यहां पर मेरे को दिख रहा है 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकेंड इंडेक्स है, थर्ड, ऐसे करते करते सो ऑन। तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंचा, इट मींस आई एम ऑन 100, और वहां से मैंने बोला 2 को डिलीट करके आओ, तो इसका मतलब 100 को भी डिलीट कर दिया और 200 को भी डिलीट कर दिया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। उसकी जगह कौन आके बैठ गया, 888, और कौन आके बैठ गया, 777। तो जब हम इंसर्ट करते थे ना, तो इंसर्ट करते थे हम 0th लिखते थे, यहां से किसी को भी डिलीट नहीं करते, सीधा एलिमेंट वहां पर लगाते थे। यहां से हमने पहले उस एलिमेंट को हटाया और उसकी जगह इन दो एलिमेंट्स को लगा दिया, तो दैट इज बिकम अ रिप्लेस फंक्शन बन गया हमारे पास। एरे के अंदर हम रिप्लेस करवा कर आ सकते हैं बाय यूजिंग अ थिंग कॉल्ड स्प्लाइस। तो अगर एंटर करें तो वी आर एबल टू डन दिस, कि ये डिलीट हुआ और आपको दिखता है कि उस जगह 100 200 की जगह यहां 100 200 था, उसकी जगह 88777 दिखना शुरू हो गया। तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एरे के ना बेसिक ऑपरेशन कैसे किए जा सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, रिप्लेसमेंट कैसे की जा सकती है बाय यूजिंग दीज मेथड्स। तो एरे को ट्रैवर्स करने पे आते हैं कि हम एरे को कैसे ट्रैवर्स करने वाले हैं। तो अगर हम एरे को ट्रैवर्स करने वाले हैं तो एक ट्रेडिशनल स्टाइल ये है कि हम फॉर लूप लिखें, लेट आई इक्वल टू 0 से लूप चलाए, क्योंकि इंडेक्स 0 शुरू होता है, और एरे की लेंथ नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, तो वो लेंथ निकाल के दे देगा और आई प्लस प्लस कर दे, ट्रेडिशनल स्टाइल है। और फिर यहां जाकर आई विल राइट कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ आई, दैट्स इट। तो मेरे पास एरे ट्रैवर्स होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एरे 0th इंडेक्स से यहां से स्टार्ट किया, एरे की लेंथ हमें दिख रही है 10 है, तो आइडली हमारे पास कहां तक जाने वाले हैं, लेस देन 10 तक, और लेस देन 10 तक का मतलब है लास्ट एलिमेंट 9th इंडेक्स पे, तो 0 से 9 तक ये ट्रैवर्स करने वाला है। और पहले एरे ऑफ आई यानी कि एरे ऑफ 0 प्रिंट करेगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर एरे ऑफ 1 को, फिर एरे ऑफ 2 को, तो ये अलग अलग इंडेक्सेस से मूव करता हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ ट्रेडिशनल स्टाइल। तो अगर हम इसे रन करें तो वी आर एबल टू सी द आउटकम, ये हमारे पास आउटकम आ गया, इसका सारे एलिमेंट्स दिख गए। अब इसी तरीके से अगर मैं इस ट्रेडिशनल स्टाइल की जगह कोई मॉडर्न स्टाइल लिखूं, तो एक मॉडर्न स्टाइल ये है कि मैं यहां पर लूप की जगह यूज कर सकता हूं आइटरेटर को। तो मैं लिखता हूं लेट आई ऑफ ARR। इसमें मैं ना तो स्टार्टिंग बताता हूं, ना एंडिंग बताता हूं, ना इंक्रीमेंट करता हूं, ये खुद पहला एलिमेंट पिक करता है, उसके बाद अगले एलिमेंट को चेक करता है कि हैज एलिमेंट, कि कुछ एलिमेंट है मेरे पास या नहीं। देखो तो नेक्स्ट एलिमेंट देता है, अगर नेक्स्ट एलिमेंट है तो वो आगे बढ़ जाता है, तब तक बढ़ता जाता है जब तक नेक्स्ट एलिमेंट मिलता जाए, दैट्स व्हाई इट्स एन आइटरेटर। और ये ECMA 6 में इंट्रोड्यूस हुआ फॉर ऑफ, तो इससे भी हमारे पास एलिमेंट्स आए थे, तो वी आर एबल टू सी दिस। बट एक और मैकेनिज्म भी हमारे पास विच इज कॉल्ड एरे डॉट फॉर ईच। तो जो एरे में फॉर ईच है ना, वो एक फंक्शन है। तो फॉर ईच इज बेसिकली फंक्शन, जैसे मैं एंटर करता हूं वी आर एबल टू सी इट्स अ फंक्शन। तो ये लूप नहीं है, इसका काम है कि दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन ट्रैवर्स करेगा चीजों को। ठीक है, तो इंटरनली इट कैन यूज अ ट्रेडिशनल लूप या इट कैन यूज एन आइटरेटर अप्रोच, वो किसी भी यूज कर सकता है। बट हमें दिख रहा है उसका नेटिव कोड है बिहाइंड द सीन, तो हम क्या करते हैं यहां पर से लिखते हैं फॉर ईच, ऐसा लिखते हैं फॉर ईच, और इसके अंदर एक द आर्गुमेंट इज कॉल्ड
कॉल बैक फंक्शन, यहां पर अपना कॉल बैक फंक्शन डालते हैं, यानी कि हम अपना फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं। जब भी हम यूज कर रहे हैं फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, वो कॉल बैक की तरह काम कर रहा है। और यहां मैं लिख लेता हूं ई मतलब एलिमेंट मान लिया मैंने इसे, और कंसोल डॉट लॉग ई कर देते हैं और एरो फंक्शन लगा दिया इस पे, और वी आर एबल टू सी मेरे पास ना सारे एलिमेंट्स दिखने शुरू हो गए। तो फॉर ईच इज अ फंक्शन, और उसका आर्गुमेंट भी क्या है, उसका आर्गुमेंट भी फंक्शन है, और उस फंक्शन में हमने एक आर्गुमेंट दिया ई, और फिर कंसोल डॉट लॉग करके हमने यहां पर उसे प्रिंट करा दिया, ट्रैवर्स कर दिया। तो फॉर ईच हमें दिख गया। अब अगर मैं एरे डॉट फॉर ईच पे जाकर इस बार ऐसा लिखता हूं, ब्रैकेट लगाता हूं, क्योंकि पहले मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया था, ए की आर्गुमेंट था, अगर ए की आर्गुमेंट होगा तो एरो फंक्शन में ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल है। मैंने यहां पर ये है ना राउंडेड ब्रैकेट लगाया, और यहां लिखता है ई फॉर एलिमेंट, ऐसे मान लिया, और उसका अगला आर्गुमेंट में लिख दिया आई फॉर इंडेक्स। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप इसका नाम, और कंसोल डॉट लॉग ई और आई दोनों प्रिंट करा दिया यहां पर। तो अब क्या होगा, मेरे पास एलिमेंट भी प्रिंट होगा और उसका इंडेक्स भी आ जाएगा। तो ऑप्शनल आर्गुमेंट है इंडेक्स। उसके साथ साथ मैंने एक और पास कर दिया, दैट्स अ थर्ड आर्गुमेंट। थर्ड आर्गुमेंट इज एन एरे। अगर मैं पूरा कंप्लीट एरे भी देखना चाहता हूं तो मैं ए पास कर देता हूं, एंड वी आर एबल टू सी हमारे पास इंडेक्स भी आ रहा है, एलिमेंट भी आ रहा है, और एरे भी आ रहा है। तो वी हैव कि हम फॉर ईच नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं फॉर ट्राइवर्सिंग। ठीक है, तो ये डिक्लेरेटिव वे है काम करने की। इसका मतलब हमें ना ट्राइवर्सल के लॉजिक पे काम नहीं करना, हमें सिर्फ उस लॉजिक पे काम करना है कि हम ट्राइवर्स करते वक्त क्या करेंगे, राइट। तो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन अ फॉर ईच फंक्शन। तो फाइनल पिक्चर ये भी क्लियर हो जाए हमें कि जब हम किसी फॉर ईच फंक्शन को बुला रहे हैं तो दिस इज अ फंक्शन, और इसके अंदर जो हमने यहां पर पास किया दैट्स अ कॉल बैक फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन जा रहा है, और ई जो हमने यहां पर चेक किया ई आई ए, दीज आर जस्ट एन आर्गुमेंट्स, है ना, ये सब हमारे आर्गुमेंट्स है। और इन आर्गुमेंट्स को एक नाम दे दो, दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, यानी कि पहला आर्गुमेंट हमेशा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसका नाम ई रखो चाहे एक्स रखो। आई जो सेकंड आर्गुमेंट है वो हमेशा इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और तीसरा आर्गुमेंट हमेशा एरे को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों जो आर्गुमेंट है ये दोनों ऑप्शनल है ना, और ये वाला जो आर्गुमेंट है दिस इज कंपल्सरी, ये हमें देना जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज द सिग्नेचर ऑफ फॉर ईच, कि फॉर ईच हमारे पास कैसे काम कर रहा है। तो एरे में सर्चिंग करने के बिना बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्चिंग मैकेनिज्म, कि सर्चिंग मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं। तो एरे में सर्च करने के लिए देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड फाइंड। अगर आप फाइंड को देखो तो फाइंड इज अ फंक्शन, और उसके अंदर जो आर्गुमेंट देख रहे हो दैट्स अ प्रीडिकेट। प्रीडिकेट इज नथिंग, इट्स अ कॉल बैक फंक्शन है, ये कॉल बैक फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन के अंदर, बिकॉज इट्स अ कॉल बैक फंक्शन, तो इस फंक्शन को हम प्रीडिकेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स में हमें रिजल्ट देता है इंटरनली। मतलब इसका वे आउट ये है कि हमें बुलियन रिजल्ट देगा, दैट्स व्हाई। तो जब भी कोई कॉल बैक फंक्शन विद ट्रू फॉल्स वैल्यू रिजल्ट देता हो हमें, यानी कि एज अ रिटर्न उसका ट्रू फॉल्स है, तो प्रीडिकेट है। जैसे कि मैं इस फाइंड में जाके लिखता हूँ ई, और इससे क्या होगा, मेरे को जब ये ट्रैवर्स करेगा ना तो ई के पास करंट एलिमेंट होगा, यानी कि 10 है, तो ई के पास 10 है। अब मैं यहां चेक कर रहा हूं क्या ई के पास जो 10 है, मैं क्या वो मेरे 50 के बराबर है, राइट। तो इट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, एरे में गया, एरे में फाइंड लिखा, फाइंड ने इंटरनली क्या किया, इंटरनली वो ट्रैवर्स करता है, तो वो लूप चला के ट्रैवर्स कर रहा होता है। जब ट्रैवर्स करता है ई में फर्स्ट टाइम पे क्या आता है, 10 आता है, और वो 10 को किससे कंपेयर करता है, 50 से, और ये मिलता है उसे फॉल्स। जब उसे फॉल्स मिलता है तो मूव कर जाता है नेक्स्ट एलिमेंट, ये सब इंटरनल हो रहा है, वो 20 में मूव कर जाता है। इस बार 20 को कंपेयर करता है किससे, 50 से, वो फॉल्स मिलता है। देन इट मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, वो 30 पे आता है, और 30 को जाकर किससे कंपेयर करता है, 50 से, फिर उसे फॉल्स मिलता है, फिर मूव कर जाता है, फिर 40 पे जाता है, 40 पे जाकर फिर 50 फॉल्स मिलता है, फिर मूव कर जाता है, फिर 50 पे जाकर 50 से कंपेयर होता है, यहां ट्रू मिलता है, ट्रू करते हुए यहीं से ब्रेक कर जाता है, और आपको 50 एज ए एलिमेंट वापस रिटर्न करके दे देता है कि एलिमेंट मेरे को मिल गया है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि फाइंड के अंदर जो आर्गुमेंट है, जो फंक्शन पास कर रहे हैं, कॉल बैक, दैट इज कॉल्ड प्रीडिकेट फंक्शन, क्योंकि वो बुलियन वैल्यू पे काम कर रहा है। अब अगर सपोज एलिमेंट मिलता ही नहीं, एक बार तो हमने केस देख लिया, मिल गया, अगर मिलता ही नहीं, जैसे मैंने 5000 लिखा, जो मिला ही नहीं, तो शुरू से लेकर आखिर तक गया, नहीं मिला, तो लास्ट में इसने क्या रिटर्न कर दिया, अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया। इट मींस यू डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, कि 5000 नाम का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो फाइंड से हमें ये तो बदल गया कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमें मिला है, और या नहीं मिला है, नहीं मिला तो अनडिफाइंड, मिला है तो वैल्यू इसकी। लेकिन अगर मेरे को ये पता लगाना हो कि वो किस इंडेक्स में मेरे को मिलता है, अब ये चेक करते हैं कहां
किस इंडेक्स से मिला, तो फाइन इंडेक्स लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा फाइन इंडेक्स। फाइन इंडेक्स पे देखो क्या आ रहा है, प्रेडिकेट, तो यहाँ पर लिखते हैं ई, और इस बार फिर से लिखते हैं ई इक्वल्स टू 50, क्योंकि हम इस केस को जानते हैं। अब जब 50 मिलता है तो वो बताता है किस इंडेक्स से मिला। तो देखो यहाँ 10 से मैच नहीं होगा, आगे बढ़ेगा, 20 से मैच नहीं होगा, आगे बढ़ेगा, 30 पे मैच नहीं होगा, 40 में नहीं, 50 में मैच होता है। तो अगर हम इसके इंडेक्सेस नोट करें, ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है, और ये फोर्थ इंडेक्स है। दैट्स व्हाई इट इज गिविंग 4। तो इसने हमें क्या दे दिया, 4, कि किस इंडेक्स पे हमें 50 मिला है, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर मैं यहाँ 50 की जगह लेट्स से 10 को ढूंढ रहा होता, तो अगर मैं फाइन इंडेक्स लिखता और यहां स्पेसिफाई करता ई, और ई इक्वल टू 10 लिखता, तब ये क्या करता है, ये पहला 10 ही ढूंढ के लेकर आता है। तो हमें पहला 10 ही कहां मिल रहा है, 0 इंडेक्स पे। लेकिन अगर इसके 20 होता तो बताता पहला 20 कहां मिला। अगर आप देखोगे तो पहला 20 कहां पर बैठा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे। इस वाले 20 को इसने नहीं ढूंढा है। तो फाइन इंडेक्स क्या करता है, जो पहली अकरेंस मिली वहीं पे हमें गिवन कर देता है। तो अब अगर मैं फाइन इंडेक्स की जगह यहां पर एरे पे जाकर, यानी इसको हटाते 1 मिनट, और यहां मैं लिख देता हूं, है ना, फाइंड लास्ट इंडेक्स, अगर मैं इसे लिख देता हूं और फिर इस बार स्पेसिफाई करता हूं 20, तो आपको दिखेगा वो स्टार्टिंग से नहीं ढूंढ रहा, वो कहां से ढूंढ रहा है, लास्ट से। तो उसने बताया कि मेरे को जो 20 मिलता है वो कौन से इंडेक्स पे मिल रहा है। तो अगर हम इसे देखें, इसने हमें जो रिटर्न किया रिजल्ट विच इज 10, तो उसने हमें 10 दिया। तो अब अगर मैं देखूं तो ये 0th है, ये फर्स्ट है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और ये 10th इंडेक्स में मिल रहा है। तो उसका मतलब स्टार्टिंग में ढूंढना है तो फाइंड इंडेक्स, लास्ट से ढूंढना है तो वी हैव फाइंड लास्ट इंडेक्स। तो हमें एक और मैकेनिज्म पे आते हैं। अगर मेरे को मल्टीपल अकरेंस ढूंढनी है कि 10 मेरे पास कितनी बार आया है, 20 मेरे पास कितनी बार आया, अगर मैं ये ढूंढना चाहता हूं तो हमारे पास मेथड है फिल्टर। तो हम फिल्टर यूज करते हैं, इसमें प्रेडिकेट देते हैं और यहां पर स्पेसिफाई करते हैं कि 10 लिख देते हैं। अभी क्या करता है, जितनी बार 10 आएगा ना उसे एक एरे में डाल देता है। तो इट मींस अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ये पहला 10 जैसे उसे मिलता है उस 10 को हमें दे देता है, तो उस 10 को अपने पास स्टोर कर लेते हैं। फिर 20 मिलता है तो वो मैच नहीं होता तो आगे बढ़ जाता है, 30 मैच नहीं होता, 40 मैच नहीं होता, 50 मैच नहीं होता, 10 फिर से मैच होता है, फिर उसे डाल देता है। फिर 10 तीसरी बार मैच होता है, फिर चौथी बार मैच होता है, तो हमारे पास क्या रिटर्न हो गया, एक सब एरे। तो फिल्टर क्या करता है, वो सर्च तो करता है, साथ में एक नया एरे बनाता है और उस नए एरे में जो मैचिंग एलिमेंट्स है उसे डाल देता है। तो अगर आप फिल्टर पे जाकर, बिकॉज वो एरे रिटर्न करता है, तो अगर आप सीधा लेंथ लिख दो तो यू गेट एन अकरेंस, तो आपको पता जाएगा कि वो एलिमेंट कितनी बार अकर हुआ है। तो वी एक्चुअली कम टू नो कि जब फिल्टर चलता है ना, तो फिल्टर सिर्फ जो एलिमेंट्स हमारे पास ट्रू हैं, यानी जो ट्रू हैं उसे एरे में डालता हो जा रहा है। तो जहां जहां 10 मैच होता जा रहा है उसे किस में डालता जा रहा है, एक नए एरे में। तो इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ सब एरे, और उस सब एरे की हमने क्या निकाल ली है, लेंथ निकाल के प्रिंट करा दी है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास एक कंडीशन हो सकती है कि मुझे फिल्टर करके रिकॉर्ड तो लगाने हैं, लेकिन मेरे को उसके इंडेक्सेस भी लाने हैं और वैल्यू भी लानी है। अभी हमारे पास जो एरे बनकर आ रहा है वो सिर्फ किसका है, वैल्यूज का। बट आई वांट कि मेरे को इंडेक्स भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए। तो आई एक्चुअली वांट कि मुझे है ना कुछ ऐसा बिल्ड करके आना है कि मेरे पास एक एरे बन जाए, और अगर मुझे 10 मिलता है 0 इंडेक्स पे, तो ऐसा लिखा है 0 इंडेक्स पे पहला पड़ा है और फिर 10, ऐसे मेरे को दिख जाए। फिर अगर मेरे को मिलता है सेकंड पे, तो मैं लिख दूं सेकंड और फिर 10, ऐसे करके मेरे पास ना एलिमेंट आ जाए ना। इसको ऐसे लिख देते हैं कॉलन, है ना। तो 0 10 2 10, इसका मतलब मैं एरे के अंदर यहां पर सोच रहा हूं कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बन जाए। तो एरे के इनसाइड एक ऑब्जेक्ट बन जाए, जहां जहां जिस जिस इंडेक्स में मिले, तो की बन जाए, की बन जाए क्या, इंडेक्स, और 10 बन जाए उसकी वैल्यू, ठीक है, कॉलन कर देते हैं। और की बन जाए इंडेक्स और फिर 10 बन जाए उसकी वैल्यू। इस तरीके से मेरे पास आ जाए ताकि मेरे पास कहां कहां किस किस जगह पे एलिमेंट्स मिले ये भी मुझे पता चल जाए। तो फिल्टर के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि फिल्टर ऐसा कर पाए, क्योंकि फिल्टर तो क्या कर रहा है, जो एलिमेंट मैच होते हैं उसको नए एरे में डाल देता है। तो इसके लिए हमें एक मेथड मिलता है, इसका नाम है रिड्यूस। हम रिड्यूस के थ्रू ऐसा करके आ सकते हैं। तो हम यूज करने वाले रिड्यूस को, है ना, तो फिल्टर जो मेथड है वो इंटरनली रिड्यूस को यूज कर रहा है, रैपर है उसका, ठीक है। तो कैसे काम करता है देखो, रिड्यूस रिड्यूस कहता है कि आप इसके अंदर ना 2 आर्गुमेंट पास करोगे, राइट। 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे कॉल बैक फंक्शन के अंदर। तो पहला जो आर्गुमेंट है इसके पास उसे हम बोलते हैं एसीसी, बोल देते हैं एक्यूमुलेटर, मतलब जो इकट्ठा करने का काम करेगा। और दूसरे एलिमेंट को बोल देते हैं ई, ई मतलब करंट एलिमेंट। तो
एग्जाम्पल लेके चलते हैं हैंड बाय हैंड, जिससे हमें क्लियर है कि सपोज अगर अपने पास 10 है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर 30 है, फिर 10 है, फिर 50 है, फिर 10 है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। और मैं 10 का एक नया एरे बनाना चाहता हूं कि 10 किस किस इंडेक्स में मिलता है। 0th इंडेक्स में मिलता है, सेकंड इंडेक्स में मिलता है, 4th इंडेक्स में मिलता है। तो हमें पता है ये जो हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है 0th पे, सेकंड पे, 4th पे और 6th पे। इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसा एक ऑब्जेक्ट बन जाए 0 10, फिर 2 10, फिर 4 10 और फिर बन जाए 6 10। ऐसे हमारे पास बन जाए एरे के अंदर। तो एरे के 0th पे ये पढ़ाओ, एरे के 1 पे ये ऑब्जेक्ट पढ़ाओ, एरे के 2 पे पढ़ाओ, एरे के 3 पे ये पढ़ाओ। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा एरे डॉट रिड्यूस। ये जो एसीसी है ना, जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूं, एक्यूमुलेटर जो इकट्ठा करेगा, आप जरूरी नहीं इसका नाम एसीसी रखो, कुछ भी रखते हो ना। तो इस एसीसी को मैं बोल रहा हूं कि ये एसीसी असल में ये एरे बनेगा जिसमें सारा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटर, इसमें बोल रहा हूं एक्यूमुलेटर है जो एक्यूमुलेट करेगा सारे रिजल्ट्स को। तो एसीसी इज एन एरे। और ई का मतलब क्या? ई का मतलब है करंट एलिमेंट। उसके पास करंट एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट है, फिर अगला आएगा, फिर उससे अगला आएगा, फिर उससे अगला आएगा, ऐसे करके आते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने ये स्पेसिफाई किया। अब इसके अंदर मैं लॉजिक लिखूंगा, तो मैं यहां पर एक फंक्शन अपना एरो फंक्शन बनाकर छोड़ देता हूं। क्योंकि एरो फंक्शन मल्टीपल लाइन होगा तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, फिर कॉमा करके मैंने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। अब स्क्वायर ब्रैकेट का एसेंस समझते हैं। देखो स्क्वायर ब्रैकेट का एसेंस क्या है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसका मतलब एसीसी की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो एक एम्प्टी एरे है। राइट, इट्स एन एम्प्टी एरे। बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कुछ है नहीं, जब वो ट्रैवर्स करेगा तब उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे वन बाय वन। राइट, तो हमने बता दिया कि रिड्यूस नाम का फंक्शन है, उसमें यहां अपने पास एक कॉलबैक फंक्शन है जिसमें पहला आर्गुमेंट एसीसी है जो रिजल्ट रखेगा। शुरू में उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? ब्लैंक है। और ई के पास क्या है? ई के पास करंट एलिमेंट है विच इज 10। तो फाइनल पॉइंटर बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी आप रिड्यूस नाम का फंक्शन चला रहे हो तो रिड्यूस के अंदर जब भी हम ऐसे लिखें, शॉर्ट में लिखते हैं रिड्यूस, तो इसके अंदर जो पहला आर्गुमेंट है, जैसे जिसका नाम मैंने रखा एसीसी, इसका काम है रिजल्ट को स्टोर करना। तो जो भी रिजल्ट आप चाहते होगे, क्योंकि मुझे रिजल्ट इसमें कैसा चाहिए? एरे में रिजल्ट चाहिए, तो ऑफ कोर्स मेरे को इसके अंदर जो रिजल्ट स्टोर करना है वो किस फॉर्म में करना है? एरे की फॉर्म में। हो सकता है शायद न्यूमेरिक रिजल्ट चाहिए, हो सकता है कोई स्ट्रिंग चाहिए, तो एसीसी वैसे ही होना चाहिए। और जो हम ई लिख रहे हैं ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे करंट एलिमेंट को। जो भी हमारा करंट एलिमेंट है वो किसके अंदर जा रहा है? ई के अंदर। और फिर मैंने यहां पर एरो लगाया, तो एरो लगाते ही मेरे पास ये फंक्शन तैयार। अब इस फंक्शन पे जाकर यहां जब मैंने कोड जो भी लिखूंगा मैं इसके अंदर, लेकिन व्हेन आई स्पेसिफाई, जब मैं यहां देखो स्पेसिफाई कर रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट, ये जब स्पेसिफाई कर रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब ये है कि एसीसी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट है। यानी कि उसको बाय डिफॉल्ट हमने क्या दिया है? एक एम्प्टी। और ई के पास क्या है? ई के पास जो भी पहला एलिमेंट होगा, मान लो जी 10, तो यहां 10 इसके पास आ गया एज अ फर्स्ट एलिमेंट। अब हमें एक लॉजिक लिखना है कि हम इसमें से जो जो 10 हमें मिलता है, जहां पर 10 हमें मिलता है उसका इंडेक्स हम रिमेंबर रखें और वैल्यू को रिमेंबर रखें। तो हम इंडेक्स और वैल्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाएं और इस ऑब्जेक्ट को किसके अंदर भरते जाएं? इसके अंदर। इसके अंदर भरने का मतलब क्या? एसीसी के अंदर। तो सारे रिजल्ट किसके अंदर आ जाए? एसीसी के अंदर। तो जैसा रिजल्ट आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको रिजल्ट कैसे में चाहिए? एरे में, दैट्स व्हाई यू हैव इनिशियलाइज इट। तो हमने उसे इनिशियलाइज ही किससे किया? इससे। तो उसकी इनिशियल वैल्यू ही रखी हम लोगों ने। राइट, तो अब शुरुआत करते हैं। देखो इससे तो पहुंचते हैं कोड पे। यहां जाके मैं लिखता हूं मेरे पास अगर ई की वैल्यू बराबर है किसके? 10 के। तो थॉट ये था कि अगर ई की वैल्यू किसके बराबर मिलती है मेरे को? 10 के। तो मेरे पास 10 तो आ गया। देखो यहां से मेरे पास 10 तो आ गया, लेकिन मुझे इसके साथ साथ इंडेक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास क्या इंडेक्स चल रहा है इस मूवमेंट पे। तो सबसे पहले तो 10 को उठाते हैं। यहां से मेरे पास 10 आया। अब अगर 10 आएगा तो आई विल डिसाइडेड कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। यहां से एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में एक इंडेक्स रखता हूं अपने पास। आई मेंटेन अ इंडेक्स, मैं एक इंडेक्स मेंटेन करूं और साथ में उसकी वैल्यू मेरे पास है, ई की वैल्यू मेरे पास है। बिकॉज हमें यहां पर इंडेक्स भी रखना है तो हम इसका तीसरा आर्गुमेंट जो कि ऑप्शनल है वो लिख देते हैं, दैट्स एन इंडेक्स। अब इसके बाद दो चीज आ गई, इंडेक्स भी आ गया, कॉलन, और क्या आ गया? ई। ई मतलब 10।
तो हमने क्या किया, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फ्रेश ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें की बनाई इंडेक्स और वैल्यू बनाया एलिमेंट, इसे बनाया। और ऐसा करने के बाद आई डिसाइडेड कि इसे एसीसी में यानी कि उस एरे में पुश कर देते हैं। तो हमने इसे एरे में पुश कर दिया और आफ्टर दिस वी आर रिटर्निंग, हम यहां से रिटर्न कर देते हैं किसको, एसीसी। रिटर्न करने का मतलब ये है क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ये वाला, दिस इज अवर कॉल बैक फंक्शन। तो अगला जो कॉल बैक फंक्शन जब चलेगा तो उसमें एसीसी लेटेस्ट जाए, लेटेस्ट मतलब जो एरे में पुश हो चुका है। तो अब अगर हम इसको चलाकर रिजल्ट देखते हैं तो वी आर एबल टू सी कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ना, जिसमें मेरे पास आई, अगर हम आई को देखें यानी कि इंडेक्स जो मेरे पास आ रहा है और उसकी वैल्यू आ रही है, तो प्रॉब्लम ये है कि इसने ना आई एज इट इज रख दिया है क्योंकि हमने कर्ली ब्रैकेट रखा है, क्योंकि आई की वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो हम क्या करते हैं, हम इसे इस तरीके से नहीं लिखकर इसे ऐसे लिख देते हैं। तो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट तो बनाया ओबीजे करके, देखो ये फ्रेश ऑब्जेक्ट बना, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना। इस ऑब्जेक्ट में भरने के लिए मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, ith ऑफ ई मतलब एलिमेंट। ठीक है, एक बार यहां खोल के देख लेते हैं। तो देखो यहां पर दिखला गया 0 5 7 11 पे हमें मिला है 10। तो उसने बताना शुरू कर दिया कि हमें 10 कहां पर मिल रहा है। देखो जो फाइनल फ्लो बनाना हमारे पास वो ये बनकर आया कि जब हमने रिड्यूस फंक्शन को चलाने लगे तो एसीसी की शुरुआत की वैल्यू हमने क्या रख दी, स्क्वायर ब्रैकेट। ई में क्या आ गया, पहला एलिमेंट। मान लो आपके पास ये एलिमेंट्स से एज्यूम कर लेते हैं ये एलिमेंट्स थे, तो 10 कहां पर आ गया, ई में आ गया। आई में क्या आ गया, इस 10 का इंडेक्स, ये इंडेक्स आ गया। अब हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर की बनाई आई मतलब 0 अगर 10 के बराबर है तो 0 की बनी और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसका कोई एड्रेस बना होगा, मान लो एड्रेस बना। ये जब ऑब्जेक्ट बन गया तो हमने उसे किस में पुश कर दिया, इस एरे में। तो इस एरे के 0th पे क्या स्टोर हो चुका है, 88, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहां से हुआ। और फिर हमने रिटर्न कर दिया एसीसी को। रिटर्न करने का मतलब क्या है कि जब ये दोबारा से अगला फंक्शन चलेगा, क्योंकि अगले फंक्शन से वो कहां पर आ जाएगा, अगली बार कॉल पे 20 पे आ जाएगा। जब 20 पे आ जाएगा तो एसीसी अब एम्प्टी रहना चाहिए। अब कैसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, एक इंडेक्स वाला। दैट्स व्हाई वी रिटर्न इट। तो अगर हमारे पास 20 मिला, देखो जो हमें 20 मिला तो 20 10 के बराबर नहीं है, तो रिटर्न हो गया एसीसी, यानी कि वही पुराना वाला एसीसी रिटर्न हो गया क्योंकि वो इसके अंदर नहीं गया, क्योंकि ई की जो वैल्यू थी वो 20 थी और 20 10 के बराबर नहीं है। दैट्स व्हाई इस इफ में नहीं गया, रिटर्न कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब अगर आप रिटर्न इफ के अंदर लिख दोगे ना तो क्या होगा, कंडीशन वे में रिटर्न होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न हो जाएगा, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड हो गया तो फट जाएगा कोड। अब उसके बाद वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, तो अगली बार ई किस पे पहुंच जाएगा, 30 पे। जब 30 पहुंच जाएगा तो हम फिर से कंपेयर करेंगे, क्या ई पे जो वैल्यू पड़ी है यानी कि 30 10 के बराबर नहीं है, तो फिर वो इसमें नहीं जाएगा, फिर से इसी पुराने वाले एरे को रिटर्न कर देगा। अब अगला एलिमेंट मिलेगा 10, जिसका मतलब इस बार ई में क्या आ गया, 10 आ गया, और 10 10 के बराबर है, ऐसा हुआ। जब 10 10 के बराबर है तो हमने एक नया ऑब्जेक्ट फिर से बनाया, एक ऑब्जेक्ट बना, और वो लेट से बना 3 की और 10 वैल्यू, उसका एक एड्रेस बना 99, और हमने एरे में उसे एसीसी में पुश कर दिया। तो एसीसी में क्या पुश हो गया, 99 ऑन फर्स्ट इंडेक्स, और फिर ये रिटर्न हो गया। रिटर्न हो गया तो ये अगली कॉल के लिए गया, मान लो अगली कॉल में 40 बैठा है, तो अगली कॉल पे गया और यहां 40 उसे मिलता है। एसीसी कौन सा वाला है, 2 एलिमेंट वाला है। ठीक है, अब कंपेयर करेगा, क्या 40 10 के बराबर नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा, पुराना वाला ही। तो अब ध्यान दो, पुराना वाला हर बार रिटर्न होता है, बनता है एरे में, नया ऐड कब होता है, जब 10 के बराबर होता है, तभी वो ऐसा करके आ पाता है। सो दिस इज अ मैकेनिज्म फॉर फाइंडिंग। तो फाइंड करने के लिए हमारे पास फाइंड इंडेक्स, फिल्टर और रिड्यूस फंक्शन में मिलते हैं। अब हमारे पास जो एरे गिवन है ना, उस एरे में कई बार हमें नीड आती है कि मेरे को ना इस एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है ना, सॉर्ट करके दिखाना। तो मैं यहां पर लिखता हूं एरे डॉट सॉर्ट, और आप देखोगे तो यहां पर एक मेथड आ रहा है, कॉल बैक फंक्शन है भी, इट्स अ कंपेयर फंक्शन। इसमें जब हम सॉर्ट लिखते हैं, सिर्फ सॉर्ट लिखते हैं, और क्योंकि हमें ऑप्शनल दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क लिखा रहा है, ऑप्शनल है, तो सॉर्ट लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो वी आर एबल टू सी सॉर्ट कैसे कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये एस्काई वैल्यू बेस पे कर रहा है ना। तो इसका मतलब इसको जो वैल्यूज मिली, जैसे 10 की वैल्यू एस्काई छोटी है ना, फिर उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी है ना, तो 1 मतलब 1 1 1 1 वाली जो वैल्यूज होंगी उनका एस्काई वैल्यू कम होगा। ये आप ऐसे देखते हो कि 0 का एस्काई वैल्यू 48 है, तो 1 का 40 है, 2 का 50 है। तो आप देखोगे 1 वाली चीजें पहले आ गई है ना। अगर 0 वाली कुछ होती, पहले कुछ 0 होता तब वो दिखाता उसे, फिर आप देख रहे हो 1 की जब खत्म होती है फिर 2 की आनी शुरू होती है, फिर 3 की आनी शुरू होती है, फिर 4 की। तो इसका मतलब ये एस्काई बेस पे सॉर्ट करता है बाय डिफॉल्ट। दैट्स व्हाई
इट वांट कि अगर आप सॉर्ट कर रहे हो तो सॉर्ट करते वक्त अपना कंपेयर फंक्शन लिखो। तो हमने कंपेयर फंक्शन लिखा, इसमें ए और बी लिख दिया। ए और बी का मतलब है 10 को वो ए समझ लेगा, 20 को बी समझ लेगा। और जब भी सॉर्ट करते हैं ना तो ओरिजिनल एरे भी सॉर्ट हो जाता है। आपको दिखेगा ओरिजिनल एरे सॉर्ट हो चुका है, कोई डुप्लीकेट एरे नहीं बनाता सॉर्ट करते वक्त। तो ओरिजिनल सॉर्ट हो चुका है। और हम अगर यहां पर ए और बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब ए 10 बी 10 ऐसे करके चलेगा। अब अगर हमें सॉर्ट करना है तो मान लो ये वाला केस लेके चलते हैं पहले 10 20 वाला, तो इसमें 10 सही जगह पे बैठा है क्योंकि छोटा एलिमेंट है और 20 बड़ा है, उसके बाद ही आना चाहिए। तो हमें आइडियली क्या करना है, हमें पता लगाना है कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है कौन सा एलिमेंट छोटा है। तो उसका जो सॉर्ट का एल्गोरिथम है जो बिहाइंड द सीन काम कर रहा है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। वो कहता है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट, यानी कि मेरे पास जो एलिमेंट है ए, है ना, ए अगर मेरे पास छोटा है ना, ए इज लेस देन बी। अगर पहला एलिमेंट ए मान लो, फर्स्ट एलिमेंट बी मान लो, सेकंड एलिमेंट, यानी कि अगर फर्स्ट एलिमेंट छोटा है किससे, सेकंड एलिमेंट से, तो इसका मतलब ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है ना, बाय डिफॉल्ट। तो इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट या असेंडिंग ऑर्डर हमें दिख रहा है, आइडली कुछ ऐसा होना शुरू। लेकिन अगर मेरे पास अपोजिट होता, ठीक है, ए जो है बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां मेरे पास लेट से 100 है, यहां मेरे पास 20 है, तो इसका मतलब ये कैसा हो रहा है, मेरे पास डिसेंडिंग की तरफ जा रहा है ना। मतलब इसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे। तो हम ये बोलेंगे अगर पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है ना, अगर पहले एलिमेंट को किससे कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम यहां से ये डिसाइड कर लें कि अगर मेरे पास पहला एलिमेंट छोटा है दूसरे से तो हम इसे नेगेटिव मानेंगे, नेगेटिव। ठीक है, बड़ा है तो पॉजिटिव मानेंगे। कैसे, देखो, अगर 10 है और 20 है, तो अगर 10 माइनस 20 कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, -10। तो ये वाला केस हो गया, है ना, ये इसके बराबर हो गया वाला केस। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब 100 है और -20 कर दें तो हमेशा वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब हम सब्ट्रैक्शन के थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई दिस थिंग। और अगर बराबर भी तो जीरो होगा। तो इट इज सेइंग कि अगर मेरे को असेंडिंग मेंटेन करना है तो मेरे पास नेगेटिव होनी चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन पॉजिटिव आएगी तो स्वैप कर दूंगा। अगर 100 आया फिर 20 आया, मतलब ए 100 निकला, मान लो ए 100 निकला, बी 20 निकला, तो पॉजिटिव आई वैल्यू, पॉजिटिव आती है वो क्या कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में स्वैप कर जाएगा उस एलिमेंट को, है ना। तो एक बार हम यहां चेक करते थे उस बात को। इसे चेक करने के लिए मैं यहां जाता हूं एंड हियर आई एम सेइंग a माइनस बी, और आप देखोगे तो आपको दिखेगा जैसे मैंने a माइनस बी किया, असेंडिंग ऑर्डर में देखो हमारे पास चीजें आनी शुरू होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को डिसेंडिंग में दिखाना चाहता हूं तो सिर्फ क्या करूंगा, b माइनस ए कर दूंगा, और यही एलिमेंट कैसे दिखने शुरू हो जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो वी एक्चुअली कम टू नो कि हमारे पास सॉर्ट मेथड कैसे काम कर रहा है। तो क्रक्स ये हुआ कि जब भी हम सॉर्ट करा रहे हैं, यानी कि सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है उसे सिर्फ 3 चीजों से मतलब है, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो वैल्यू से, जिससे वो पता लगाता है। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर है, अगर असेंडिंग ऑर्डर की सॉर्ट है तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है अगर नेगेटिव आएगा डू नॉट स्वैप, पॉजिटिव आएगा तो क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। इसका मतलब अगर पहला एलिमेंट a है और b है और यहाँ 10 है और यहाँ 20 है, और 10 माइनस 20 करोगे तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, तो वो कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अगर पहला एलिमेंट 20 है और दूसरा 10 है, 20 माइनस 10 के तो पॉजिटिव 10 आएगा, और 10 आते ही वो क्या कर देगा, वो स्वैप कर देगा इन केस ऑफ असेंडिंग। तो यही हुआ है हमारे पास। जैसे हमने a माइनस बी किया, जो एलिमेंट बड़ा आया होगा, जैसे कि 100 20 से बड़ा आया होगा तो उसने स्वैप किया होगा इस वैल्यू को, फिर 100 यहां गया होगा, फिर कंपेयर किया होगा, फिर स्वैप किया होगा, फिर 100 यहां गया होगा। ऐसे करते 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 जब हमने इसे सॉर्ट किया तो वी आर एबल टू सी, इस वाले लॉजिक से वी आर एबल टू सी 100 सबसे लास्ट में पहुंच गया। और यही जब डिसेंडिंग करना है तो अपोजिट लिखना, b माइनस ए करके अपोजिट काम करना शुरू कर देगा। लेकिन ये न्यूमेरिक के लिए तो बहुत बड़े काम कर रहा है। व्हाट अबाउट स्ट्रिंग्स, अगर स्ट्रिंग्स होती है हमारे पास, इसका मतलब अगर मेरे पास कुछ ऐसा एरे होता जिसमें मेरे पास नेम पड़े होते, जैसे मान लो मेरे पास राम पड़ा होता, फिर अमित पड़ा होता, फिर श्याम पड़ा होता, फिर अनिल पड़ा होता, फिर अजय पड़ा होता, तब ये क्या करता, तब हम माइनस तो नहीं कर सकते थे। तो नेम्स के कंपैरिजन करने के लिए ना हमारे पास एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड लोकल कंपेयर। और अगर मैं उसे ऐसे कंपेयर करूं तो इट विल गिव यू, वो मुझे 1 या 0 या -1 ऐसा देगा। इसका मतलब राम जो है वो नेम बड़ा है किससे, अमित से, तो दैट्स वाई वैल्यू क्या आई, 1 आई। लेकिन अगर यहां में लिखता अमित अमित के बराबर तो 0 आती। लेकिन अगर मैं लिखता अमित को राम से कंपेयर कर दो तो अमित नाम छोटा है तो नेगेटिव आता।
तो इसका मतलब अगर डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से अगर हमारे पास अमित छोटा है और राम बड़ा है तो मुझे क्या देगा, नेगेटिव। अगर राम बड़ा है और फिर अमित से कंपेयर किया तो पॉजिटिव, और बराबर है तो जीरो। तो जैसे ये रूल लगता है तो हम क्या करते हैं, वही लॉजिक फिर से लिखते हैं, नेम्स डॉट सॉर्ट ए बी, और पहला नाम ए में आ गया, दूसरा नाम बी में आ गया, और इस बार हम ए डॉट लोकल कंपेयर बी लिख देते हैं, दैट्स इट। और उसके बेसिस पे वी आर एबल टू सी इसने क्या किया, नेम्स को भी सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। यही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो क्या करेंगे, बी लोकल कंपेयर विद ए। तो वी आर एबल टू सी ये हमारे पास इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर दिखने शुरू हो जाएगा। तो सॉर्टिंग करते हुए एक केस और आता है हमारे पास कि अगर मेरे पास इस तरीके से रिकॉर्ड होते एरे में और फिर इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े होते एम्प्लॉयज के, और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ ऐसा पड़ा होता, ठीक है, ये एक रिकॉर्ड हो गया मेरे पास, इसे कॉपी कर लेते हैं ना, एफर्ट कम लगेगा, और यहां डाल देते हैं दूसरा रिकॉर्ड, और फिर डाल देते हैं तीसरा रिकॉर्ड। ये तीनों रिकॉर्ड्स मैंने यहां डाल दिए, और यहां लेट्स से आई स्पेसिफाई कि यहां मेरे पास 10 है, यहां शाम है, और यहां उसकी सैलरी है, फिर यहां राम है, और यहां उसका सैलरी है, ठीक है। अब मैं इसे सॉर्ट कर देता हूं बिकॉज वी नो कि हमारे पास एरे है, फिर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यू पड़ी है। तो अब मैं देखो कैसे सॉर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा एम्प्लॉयज डॉट सॉर्ट, फिर वैसे ही ए बी या कुछ भी नाम दे सकते हो उसका नाम, ए बी की जगह भी। तो ए पहले ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को ए रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस दूसरे ऑब्जेक्ट को। अब मैं इसमें सॉर्टिंग करना चाहता हूं, किसके बेस पे करना चाहता हूं, सपोज मैंने बोला ए आईडी, आईडी उठाओ, आईडी वाइज असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, और माइनस बी डॉट आईडी, ठीक है। जैसे हम ऐसा करते हैं वी आर एबल टू सी कि हमें सबसे पहले कौन सा आईडी दिखना शुरू होता है, 10 वाला, फिर 20 वाला, फिर 100 वाला, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉर्ट कर जाता हूं सैलरी वाइज, तो क्या लिख दूंगा, ए डॉट सैलरी और बी डॉट सैलरी। तो सबसे छोटी सैलरी सबसे ऊपर आकर दिखना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम देखें सबसे कम सैलरी राम वाले की है ना, फिर अमित, फिर शाम। इसी तरीके से अगर मेरे को इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो मैं लिखता बी डॉट सैलरी माइनस ए डॉट सैलरी, तो हमें दिखेगा जो सबसे बड़ी सैलरी सबसे ऊपर आके दिखनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से मेरे को नेम वाइज भी सॉर्ट करना होता तो मैं लिखूंगा ए डॉट नेम डॉट लोकल कंपेयर और फिर बी डॉट नेम, ऐसा लिख दे तो हमें दिखेगा नेम वाइज, यानी कि अमित पहले आगे, फिर राम, फिर शाम। तो वी आर एबल टू डन सॉर्टिंग, के हम सॉर्टिंग कैसे करके आ सकते हैं। एरे का एक बहुत यूजफुल मेथड है विच इज कॉल्ड मैप। तो हम मैप की बात कर रहे हैं यहां पर। देखो मैप का यूज केस क्या है, जैसे मेरे पास प्राइजेस है, प्राइजेस मेरे पास पड़े हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, मान लो ये सिर्फ प्राइजेस में जिसमें टैक्सेशन लगी हुई। मैं जनरेट करना चाहता हूं एक नए प्राइजेस, यानी कि एक नया एरे जिसमें जीएसटी लगाओ, राइट। और मान लो अपने पास जो जीएसटी है, जो जीएसटी की वैल्यू है हमारे पास वो 18% है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं प्राइजेस डॉट मैप। तो मैप नाम का फंक्शन यहां पर काम करता है और वो बोलता है कि आप यहां से एक एक प्राइस निकाल लो। मैंने यहां पर सिर्फ एक प्राइस वेरिएबल लिखा, तो प्राइजेस में से पहला प्राइस किसके अंदर आ गया, इस प्राइस नाम के वेरिएबल के अंदर, राइट। अब इस प्राइस में से मैं लिखा प्राइस जितना भी है उसमें प्लस कर दो प्राइस इनटू 0.18, 18% मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, टैक्सेशन लगा दिया, दैट्स इट। जैसे मैंने ऐसा करना शुरू किया, ये क्या करेगा, करंट प्राइस निकालेगा विच इज 1000 का क्या निकालेगा 18% और प्लस कर देगा उसमें, और प्लस करके एक नए एरे में पुश कर देगा। और ऐसा हर एलिमेंट के साथ होगा और यहां आपको दिख जाएगा एक नया एरे बन जाएगा प्राइसेस विद टैक्स। तो अब आपके पास दो प्राइसेस है, देखो एक ओरिजिनल प्राइसेस और एक प्राइसेस विद टैक्स। तो मैप फंक्शन का बेनिफिट यह है कि वो एरे को पूरा ट्रैवर्स करेगा, उसके ऊपर जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और फिर यू गेट अ न्यू एरे, वो एक नया एरे बना देगा उतने ही सेम साइज का इतना ओरिजिनल एरे आपके पास है। तो इससे क्या हुआ, आपका एरे इम्यूटेबल रहा, यानी कि आपने ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं किया। जब आप सॉर्टिंग करते हो तो क्या होता है, ओरिजिनल एरे में चेंज हो जाता है, लेकिन यहां पर आपके पास क्या हुआ, एक नया एरे बना, उस नए एरे में चेंजेस गए और ओरिजिनल भी आपके पास रहे। तो आपके पास दो प्राइजेस है, एक ओरिजिनल प्राइजेस, एक प्राइजेस विद टैक्सेशन। अब देखो मैप का एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो कभी आपको एरे की क्लोनिंग करनी हो, तो जैसे आजकल मॉडर्न चल रहा है स्प्रेड ऑपरेटर लगाओ, 3 डॉट लगाओ और क्लोन हो जाता है एरे। लेकिन अगर आप मैप के थ्रू भी जाओ तब भी आप क्लोन करके आ सकते हो। जैसे मेरे पास प्राइजेस है, मैं इसका क्लोन एरे बनाना चाहता हूं, तो मैं लिखता हूं पी फॉर प्राइजेस और वापस वही एरे वापस देता हूं, देखो वापस वही एलिमेंट देता हूं विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। तो अभी क्या करेगा, ये एक
नया एरे बना देगा। तो मैं यहाँ इसका नाम रख देता हूँ न्यू एरे। तो अब आपके पास दो एरे हैं, देखो प्राइजेस भी और कौन सा न्यू एरे भी, और दोनों अलग अलग मेमोरी पे है। अगर आप इसे चेक करोगे प्राइजेस इक्वल टू न्यू एरे, अगर आप डबल इक्वल टू से भी कंपेयर कर रहे हो तो इट इज जस्ट चेकिंग कि क्या दोनों का एड्रेस सेम है, नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग लोकेशन में बैठे हैं। तो इसका मतलब यहां पर एक नया एरे बन गया। और अगर आपके पास नया एरे बना और आपने नए एरे पे जाकर लिख दिया ये प्राइस, तो आपको दिखेगा नए एरे में तो आ गया वाला प्राइस, लेकिन जो ओरिजिनल एरे है वहां नहीं आया। इससे समझ में आ रहा है एक डुप्लीकेट एरे क्रिएट हो रहा है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल कि हम एरे की क्लोनिंग भी करवा सकते हैं, किसके थ्रू, मैप के थ्रू। एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, जैसे मेरे पास ये प्राइजेस हैं और मैं आपसे कहता हूं ये प्राइजेस मुझे ना फॉर्मेटेड वे में दिखाना है। जैसे मुझे दिखाना है रुपीज और 1000 ऐसे करके मेरे को दिखाना है। तो जब भी मेरे पास कोई प्राइस होता है, मान लो आपके पास कोई प्राइस पड़ा है इस तरीके से, ठीक है, और आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो यहां पर हमारे पास ना एक मेथड होता है टू लोकल स्ट्रिंग, और आप यहां जाके लिख देते हो कि मुझे इस लोकल स्ट्रिंग को देखना है इंडिया, है ना, HI स्टाइल में, हिंदी स्टाइल में, तो दिखाएगा वो ऐसे। अगर आप लिखोगे इंग्लिश स्टाइल में तो दिखाएगा आपको इस तरीके से। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, बेटर है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं HI इंडिया, या बड़ा ले लेते हैं कोई प्राइस, जैसे मैं ले लेता हूं ऐसा बड़ा प्राइस ले लेता हूं, और फिर यहां लिख लेता हूं मैं HI, ठीक है, और यही मैं EN लिख लेता हूं। तो फर्क देखोगे ना, डेसिमल का फर्क आना शुरू होता है। तो सिमिलर इफ वी आर सेइंग कि हमारे पास ये प्राइजेस पड़े हैं, और मैं इसे थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, वेयर प्राइजेस, और यहां थोड़े प्राइजेस को बड़ा कर देते हैं इस बार आप, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, इसको भी बड़ा कर देते हैं, और इसको भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है, कुछ प्राइजेस मैंने बढ़ा दिए। अब मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मेटेड वे में दिखे, तो मैं लिख सकता हूं प्राइजेस डॉट मैप। मैं ओरिजिनल प्राइजेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और इसमें से P लिखा मैंने यहाँ पर, उससे क्या हो रहा है कि प्राइस निकल रहा है, और प्राइस निकल रहा है तो प्राइस के ऊपर जाकर मैं लिख दिया डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, और उसे किस स्टाइल में दिखाना है, हिंदी स्टाइल। तो आपको दिखेगा ये प्राइस में ना कॉमा लग गया इंडियन स्टाइल, ठीक है। और सपोज मैं इसे प्रिंट करते वक्त आई वांट कि मैं यहां पर दिखा दूं रुपीस प्लस, तो आपको ऐसा दिखेगा कि अभी कैसे आ रहे हैं, रुपीस करके। और सपोज इस रिजल्ट को आई वांट टू स्टोर इट इन सम वेरिएबल, तो मैंने इसका नाम कर दिया फॉर्मेटेड प्राइजेस, ऐसा मैं रख दिया। तो आपके पास दो प्राइजेस देखो, ओरिजिनल प्राइजेस एंड एज वेल एज फॉर्मेटेड प्राइजेस। तो लर्निंग इज कि हमारे पास जितना बड़ा एरे उतना बड़ा एरे वापस जाएगा, और आपका ओरिजिनल एरे चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ इम्यूटेबिलिटी नेचर। और हमारे पास जो डुप्लीकेट एरे आ गया दैट इज थ्रू अ मैप, मैप ने एक नया एरे बनाया और उसमें फॉर्मेटेड प्राइसेस डाल दिए। सो दिस इज वी अंडरस्टैंड अ मैप फंक्शन। तो दो मेथड्स और है जो हम यूज करने वाले हैं, विच इज वन इज एवरी एंड अनदर इज सम। तो इसका मतलब ये कैसे काम करते हैं, देखो अगर मेरे पास एक एरे है और उसमें मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या सारे प्राइजेस मेरी कंडीशन के हिसाब से हैं या नहीं, जैसे मैं लिखा प्राइजेस डॉट एवरी, ऐसा लिखा मैंने, और फिर प्रेडिकेट कंडीशन लगाई इसके साथ, यहाँ लिखा ई, एक एक करके प्राइस आएगा ई के अंदर, और आई एम चेकिंग क्या सभी प्राइजेस 3000 से अबव है, नहीं है, तो दैट्स व्हाट इज गिविंग फॉल्स। मतलब एवरी क्या करता है, हर एलिमेंट पे जाके कंपैरिजन करके आता है, इट्स कंपेयरिंग ऑन एवरी एलिमेंट। इसका मतलब अगर मैं यहां कर दूं 300, तो ये चेक करेगा 300 से सबके सब बड़े हैं, यस, तो दैट्स व्हाट इज गिविंग ट्रू। लेकिन अगर मैंने यहां लिखा 1300, एक भी ऐसा है जो इस कंडीशन को मेट नहीं करता, जैसे 1000 जिसे मेट नहीं करता, तो इट इज गिव यू फॉल्स, ठीक है। इसी का जो अपोजिट मेथड है विच इज सम, आप सम यूज करके आ सकते हो, और सम मेथड आपसे बोलता है कि अगर आपने सम लिखा और सम में एक भी कंडीशन अगर मेट हो गई, जैसे मैं लिखा ये, तो अगर एक भी कंडीशन मेट हो गई, जैसे कि एक कंडीशन मेट हो रही है 2000, है ना, बाकी भी उससे मेट हो रही है, लेकिन अगर सपोज मैंने यहां लिखा 5300, तो एक 5300, तब भी देखो एक कंडीशन मेट हो रही है विच इज 6000, तो सम का पर्पस अगर एक भी कंडीशन मेट होगी इट विल गिव यू ट्रू। अब जबकि एवरी क्या करता है, एवरी कंडीशन मस्ट बी मेट, यानी कि एवरी एलिमेंट्स की हर कंडीशन मेट होनी चाहिए तभी ये काम करेगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं एवरी एंड सम मेथड को।